नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आज आप लोग को बता दें कि आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो यूटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जारी बुक से लिया गया है। इस बुक में टोटल 15 सेट को शामिल किया गया है और इसी का आज हम लोग पहला टेस्ट देखेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए। देखिए, खास कर बिहार दरोगा तो है ही, अभी जो बिहार एसएससी वाला होने वाला है तो जीके जीएस आपको वहाँ भी कम कर जाएगा। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए और आप प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट जरूर लगाइए, चाहे जिस किसी का भी टेस्ट हो, एक टेस्ट जरूर लगाइए। इससे होगा क्या कि आप का प्रैक्टिस जो है बना रहेगा और एग्जाम में आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। तो इसीलिए आप इसे प्रत्येक दिन एक टेस्ट जरूर दिया कीजिए और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पहला टेस्ट शुरू करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब भी आप प्रैक्टिस दे रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठे। सुनने से कुछ नहीं होगा, आप कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठिए। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं, उसे आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। ताकि होगा क्या कि जब कभी भी अगर आप भूल रहे होंगे तो कॉपी को देख करके रिवीजन आप कर सकते हैं। ऐसा होता क्या, वीडियो देखते टाइम तो आपको लगता है कि सब पता है, सब आता है, लेकिन जब टाइम आता है तो आपको याद नहीं होता है, तो उस समय आपको दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए आप क्या है कि कॉपी कलम लेकर के बैठिए और पूरा टेस्ट, पूरा वीडियो देखा कीजिए, हर वीडियो शुरू से अंत तक देखा कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आज के सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज के टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। एक बेसिक जानकारी है जो सबों को पता भी है कि इसमें 100 टेस्ट, बिहार दरोगा में 100 टेस्ट होते हैं, 100 क्वेश्चन, सॉरी क्या था, 100 क्वेश्चन होते हैं, जो 200 मार्क्स का होता है, जो टोटल 200 मार्क्स का होता है और इसके लिए 2 घंटा समय आपको दिए जाते हैं। ये पीटी की बात हम बोल रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा की, उसके सिलेबस यही है जो पैटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि सोनक क्या है, सोनक तथा पेम्पलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। तो ये आपको अथर्ववेद से संबंधित, कौन है, अथर्ववेद से संबंधित है। अगर आपको पूछ लिया जाएगा अथर्ववेद के रचयिता कौन है, तो अथर्वा ऋषि है। कौन, अथर्वा ऋषि इसके रचयिता है। आगे कहता है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास जो किया गया है, सर्वप्रथम कलहन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, कलहन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मनके क्या है, मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना जो है उसका साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल और चंद्रहुद्रो, इन दोनों से इसका साक्ष्य मिला है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो स्तूपों को जो है 5 श्रेणियों में बांटा गया। किसने, 5 श्रेणियों में बांटा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 5। और ये 5 कौन कौन से हैं, एक बार आप जरूर इसे नोट कर लीजिए, सुन लीजिए कि अवशेष स्तूप क्या है, अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। एक बार और सुनिए, अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। ये 5 स्तूप के प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर होगा 5। चलिए आगे कहता है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। स्वतंत्र बहमनी राज्य जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आपको 1347 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ आपको सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। किसने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी 1347 ईस्वी में। आगे कहता है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, ध्यान रखिएगा यहाँ हाथी है, हाथी का नाम क्या था। तो हाथी का नाम राम प्रसाद था। क्या था, राम प्रसाद था। अगर उसके घोड़े की नाम की बात कहा जाए तो यह चेतक था। ये तो सबको पता था, उसके घोड़े का नाम चेतक है और हाथी जो था उनका नाम राम प्रसाद है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा यहाँ। चलिए आगे कहता है भैरोबाल क्या है, भैरोबाल की संधि किस वर्ष हुई थी। भैरोबाल की संधि जो हुई है यह हुई आपको 22 दिसंबर 1846 को। कब, 22 दिसंबर 1846 को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्नलिखित में से कौन शामिल था। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा सभी शामिल है। क्या है, सभी शामिल है। जैसे बंगाल विभाजन रद्द करना, यह भी शामिल था।
बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना शामिल था, और बिहार राज्य की जब स्थापना की जाने की घोषणा की गई थी उसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर होगा कि उनमें सभी शामिल थे। चलिए आगे कहता है कि सेवा समिति की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था। सेवा समिति की स्थापना जो है हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है। तो ये आपको चौसा का युद्ध 1539 में ये सुमेलित है। कोलाचेल का युद्ध जो है यह आपको 1741 में हुआ है, यह भी सुमेलित है। खुर्दा का युद्ध जो है यह 1795 में हुआ है, यह भी सुमेलित है। लेकिन रूहेला का युद्ध जो है ये 1772 बताया जा रहा है, जबकि ये गलत है। ये 1772 नहीं होकर 1774 होगा। कितना? 1774 होगा। इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। ये 1772 की जगह 1774 होना चाहिए था। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, आइए 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। तो कस्तूरबा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो के तहत कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ? आगा खां पैलेस में रखा गया था। और गांधी जी को भी यहीं रखा गया था, और इनके अध्यक्ष उस समय हुआ करते थे महादेव देसाई जी, उन्हें भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। इन सबों के साथ सरोजिनी नायडू को भी आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। एक तरह से आप कह सकते हैं महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू, ये सभी जो हैं आगा खां पैलेस में रखे गए थे। आगे कहता है कि कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा से है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता शांति निकेतन किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये किया गया था आपको 2023 में। कब? 2023 में। यह आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन, ध्यान रखिएगा। ए नंबर यहाँ सही आंसर होगा 2023 में। आगे है भारतीय शिल्प परिसर का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है ये आपको चेन्नई में है। कहाँ? चेन्नई में है। ए नंबर से आंसर होगा चेन्नई में। और इसकी स्थापना जो है 1964 में किया गया। कब? एक मिनट दोस्तों, 1964 में इसकी स्थापना कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है रिंग गार्डे एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपको बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। किसे? बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी। तो इसकी नींव जो है इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था। यहाँ ए नंबर से आंसर होगा इंदिरा गांधी के द्वारा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ए नंबर। और इस कब रखा गया था? तो 1983 में। कब? 1983 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सभी जो आपको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव के द्वारा किस वर्ष किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये वैज्ञानिक आधार पर की बात कही जा रही है। तो ये किया गया था BKR राव के द्वारा 1931 में। कब? 1931 में। और इन्होंने बताया था उस समय जब राष्ट्रीय आय की गणना किया था तो प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया हुआ था। कितना? 49 रुपया हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। और भारत में प्रथम बार जो राष्ट्रीय आय का गणना किया गया था प्रथम बार 1867 में। कब? 1867 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और जब उस समय जो है आय की गणना की गई थी तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया हुआ था। कितना? 20 रुपया हुआ था। और 31 में जब किया गया था BKR राव के द्वारा, यह वैज्ञानिक आधार पर आधारित था, तो ये आपको 49 रुपया था। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो आगे कहता है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्र में 100% नहीं है।
100% नहीं है तो पेंशन में नहीं है, उनमें पेंशन में 100% नहीं है। पेंशन के क्षेत्र में मात्र आपको 49% है। कितना? मात्र 49% है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विशेष विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है। तो इसमें जो शामिल नहीं है 500 करोड़ के 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, यह इसमें शामिल नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कास्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया है। तो ये सुरेश तेंदुलकर समिति ने, किसने? सुरेश तेंदुलकर समिति ने स्वीकारा था। और सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो किया गया था 2005 में किया गया था। कब? 2005 में किया गया था। और इन्होंने अपना रिपोर्ट 2009 में अपना रिपोर्ट सौंपा था, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। चलिए आगे कहता है 76वें गणतंत्र दिवस, क्या 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे। तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोबो सुबियाटो शामिल हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और आपको पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, जब भारत अपना प्रथम गणतंत्रता दिवस मना रहा था तो उस समय मुख्य अतिथि कौन थे। तो उस समय मुख्य अतिथि दो से सुकर्नो थे। कौन? सुकर्नो थे। उस समय सुकर्नो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड है तो आपको पहले भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है। तो इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीता है। और ये 6 पदक जो जीता है इसमें से एक जो है आपको, इन 6 में से एक आपको कांस्य रजत था, एक रजत था, 5 कांस्य था, ये ध्यान रखिएगा। इसमें गोल्ड एक भी नहीं था, एक रजत 5 कांस्य पदक जीता था, टोटल 6 गो। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो राजस्व घाटा कुल जीडीपी का 1.8% है। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। इसके लिए 86,000 करोड़ आवंटित किया गया था 24-25 में। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये आपको ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। कौन? ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं। और इससे पहले जो है काफ़ी लंबे समय से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी रहे थे, उनका स्थान चरण मोहन मांझी ने लिया है। और ये बीजेपी से संबंधित है। बीजेपी जो है टोटल 147 सीट में से 78 सीट बीजेपी ने जीता था, ध्यान रखिएगा। ये आगे कहता है 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया है यह किया गया था आपको कजाकिस्तान में। कहाँ? कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, ये भूलिएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 10 है। किसका? ये जो है SCO जो है इसका सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 10 है। कितना? 10 है। और 10वां देश बेलारूस है। कौन? 10वां देश बेलारूस है। और इसकी स्थापना पूछे तो आपको 2001 में हुआ था। कब? 15 जून 2001 में हुआ था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्न में रुद्रम 1 जो है यह क्या है। तो ये आपको एक प्रकार का मिसाइल है। कौन? मिसाइल है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, मिसाइल है। रुद्रम 1 जो है यह आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो स्वदेशी रूप से निर्मित एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो भारत ने इसे भारत में ही इसका निर्माण किया गया। और इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा, DRDO के द्वारा। और इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 1500 किलोमीटर अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रक्षेपित हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को 159वां स्थान मिला है। बी नंबर से होगा 159। आगे कहता है 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। तो भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। सी नंबर से होगा 5 व्यक्तियों को। और वो 5 व्यक्ति कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी हैं, चौधरी चरण सिंह। देखिए एक सीरियल जैसे से दिया गया था वैसे से ले लीजिए, आप लिख लीजिए कि पहला जो मिला था इसमें खासकर 2024 में कर्पूरी ठाकुर को, फिर लाल कृष्ण आडवाणी को, तीसरे स्थान पर चौधरी चरण सिंह को, फिर MS स्वामीनाथन को, और 5वें PV नरसिम्हा राव को। ये 5 व्यक्तियों को जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है
वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 139 व्यक्ति को। कितना? 139 व्यक्ति को। इसमें 139 में से 7 को पद्म विभूषण 7 व्यक्ति को दिया गया है, 19 व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया है और 113 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये 25 जून को, कब? 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया है। यह वही डेट है जब 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और आपातकाल लगाया गया था जो 21 मार्च 1977 तक चला था। इसी को ध्यान में रखते हुए 25 जून को वर्तमान सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप मनाने की घोषणा की है। बी नंबर से आंसर होगा 25 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि होपेक्स सेनाभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो ये आपको भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया है। और ये आपको बता दें कि ये वायुसेना का अभ्यास, क्या है? वायुसेना का अभ्यास है। दोनों देशों के वायुसेना इसमें भाग लेते हैं और 2024 में ये जो आयोजन हुआ है मिस्र में ही इसका आयोजन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे का था 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सूर्यबाला को दिया गया। किसे? सूर्यबाला को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बी पार्ट ऑफ द प्लेन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह जो है मनाया गया था आपको विश्व जैव विविधता दिवस। डी नंबर से विश्व जैव विविधता दिवस। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? तो गुजरात के अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। ए नंबर से गुजरात। चलिए आगे है। आगे कहता 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 23 में वन और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है? तो आपको 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 21 की तुलना में 2023 में। आगे कहता हाल ही में, और ध्यान में रखिएगा ये प्रत्येक 2 साल पर ये रिपोर्ट आती है, ये ध्यान में आप जरूर रखिएगा। आगे कहता है हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। तो ए नंबर से होगा तमिलनाडु। चलिए आगे कहता है भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2028 तक में प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? तो ये ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। चलिए आगे है। आगे कहता है किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो शुरू किया गया है ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके लिए सरकार के द्वारा 2 लाख रुपये का, कितना? 2 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, झारखंड सरकार के द्वारा। आगे कहता है सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो सार्थक खंड वाले शब्द जो है ये आपको यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। इसमें देखिए कुछ अंग्रेजी, कुछ मैथ और कुछ हिंदी को भी शामिल किया गया है, जो एग्जाम पैटर्न को देखते हुए ध्यान में रख करके दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है। और वैसे मेंस में तो आपको हिंदी देना ही देना है, इसीलिए आप प्रैक्टिस अभी से ही करते रहिए। आगे कहता है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद इति जोड़ आदि होगा। क्या? इति जोड़ आदि। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। ए नंबर से आंसर होगा द्वंद्व समास। चलिए आगे कहता है हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई काम बिना समय का ही हो जाएगा, किसी भी काम को करने में कुछ ना कुछ समय लगता है, तो ऐसा नहीं कि जब चाहेंगे अचानक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? सी नंबर, काम के लिए समय चाहिए। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध वाक्य जो है आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, मतलब नहीं कहता आप हर एक शब्द को एकदम तोल तोल के बोलते हैं, तो इसका सही शुद्ध वाक्य जो है यही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे कहता है कि ये जो खाली स्थान दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली स्थान है उसे भरना है। कहता है आर यू रियली डिस्कस विजिटिंग ऑफ जापान, तो यहाँ ऑफ होगा, क्या होगा, ऑफ होगा, यहाँ ऑफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी, हिंदी में जो वाक्य दिया गया है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है और चुनना है इसमें से कौन उसका सही ट्रांसलेशन है। तो यहाँ हिंदी में कहता है भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा कि ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन क्वेश्चन, तो यहाँ जो आपको वर्ड दिया गया है गॉर्जियस, गॉर्जियस का अर्थ होता है शानदार, क्या होता है, शानदार होता है, और इसका अपोजिट उल्टा चुनना है जिसको आप एंटोनिम्स कहते हैं, तो ये प्लेन होगा, क्या होगा, प्लेन, साधारण, ये नंबर सेंस होगा प्लेन। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके उपाध्यक्ष जो थे आपको एस.सी. मुखर्जी थे, कौन, एस.सी. मुखर्जी थे, बी नंबर से आंसर हो जाएगा एस.सी. मुखर्जी। चलिए आगे कहता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, तो ये रूसी क्रांति से लिया गया, किससे, रूसी क्रांति से लिया गया है। ये रूसी क्रांति हुआ कब था, तो 1917 में हुआ था, कब, 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, उसी क्रांति से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो यह कहता है आपको अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, दोस्तों ये वीडियो अगर आपको लग रहा होगा कि यूजफुल है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहता है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख वर्णित है, तो यह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कहता है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं है, तो सही नहीं है आपको मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती है, ऐसा कहना गलत है, डी नंबर से आंसर होगा जो सही नहीं है, बाकी सब सही दिया गया है। चलिए आगे कहता है भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है, तो सरकार से स्वतंत्र है, क्या है, संसद जो है सरकार से स्वतंत्र होता है, यह आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो है सुमेलन करने के लिए दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कहता है कि लोकलेखा समिति जो है ये आपको मिल जाएगा वित्तीय समिति से, तो ये आपको पी मिल जाएगा 1 से। उसके बाद कहता है वित्तीय विभाग समिति, विभागीय समिति हो जाएगा आपको स्टैंडिंग समिति, तो यहाँ आपको 4 से मिल जाएगा। याचिका समिति जो है, देखिए एक तरफ से आप ध्यान रखिए, जिस तरह से क्वेश्चन रहता है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में 4 का 4 नहीं पता हो, जैसे देखिए हम लोग 2 मिला लिए हैं, तो 2 मिला लें तो आप देखिए पहले 1 मिला सही, तो 1 कहाँ है, तो 1 3 में है, तो मतलब बी नंबर आपका नहीं होना है, ये तो खत्म हो गया, 1 होना है। अब दूसरा क्या कहता है 4, दूसरा 4 मिल रहा था, देखिए 2 नंबर देखिए 4 किस में है, तो डी में है, तो इस आधार पर आप जल्द से जल्द आंसर निकाल सकते हैं, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन याचिका समिति आपको ये हो जाएगा कार्यकारी समिति, और बाकी आपको ये एस हो जाएगा स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति का 3 हो जाएगा तदर्थ समिति। तो आप एग्जाम इस तरह का शॉर्टकट अपना करके टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि होता है कि एग्जाम में हर क्वेश्चन जानकारी होना ये जरूरी नहीं होता, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। चलिए आगे कहता है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था, तो ये आपको कश्मीरी को शामिल नहीं किया गया था, ए नंबर से कश्मीरी को शामिल नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं,
कहता निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड जो है अनुशंसा करता है? तो ये करता है वित्त आयोग। कौन? वित्त आयोग करता है। सी नंबर से वित्त आयोग। आगे भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहता है? तो ये ईओन कहता है। क्या? ईओन कहता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? चट्टान से जो नहीं बना है ये आपको शनि है। कौन है? शनि है जो चट्टानों से नहीं बना है। ए नंबर से होगा शनि। चलिए आगे कहता है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ध्यान रखिएगा, जनसंख्या नहीं पूछ रहा, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सिंगापुर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है। तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र जो है ये आपको नेफोस्कोप है। क्या है? नेफोस्कोप है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है। तो इसमें जो सत्य नहीं है इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। डी नंबर से आंसर इसमें कोई भी सत्य नहीं दिया गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में आपको अघिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर ये जम्मू कश्मीर में नहीं है तो ये है कहाँ? आपको ये पूछता है। तो ये आपको यहाँ तो जो जम्मू कश्मीर में नहीं है यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। जो अघिल है जम्मू कश्मीर में नहीं, ये बल्कि लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में है। आगे कहता है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। कौन है? चिनाब है। सी नंबर से चिनाब। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही है। NH जवाहर सुरंग स्थित है। तो यह भी सही है। क्या है? यह भी सही है। और तीसरा कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का 2% है लगभग। तो यह भी सही है। यहाँ डी नंबर से होगा इनमें से सभी। आगे कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना जो किया गया है 1958 में किया गया। 1958 में नागपुर में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसका 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। और वो 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है तो एक बार आप सुन लीजिए, हो सके तो नोट भी कर लीजिए। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। कहाँ कहाँ? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। ये 5 जगह इनका क्षेत्रीय कार्यालय भी है। आगे कहता है वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको मैग्नीज जो है सबसे कम मात्रा में जीवित मानव में पाया जाता है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक जो पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन। आगे कहता है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपको इलेक्ट्रॉन प्रकृति पर आपको क्या है? डी ब्रोगली के द्वारा इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे ऊपर से नीचे वर्ग में आइएगा आवर्त सारणी में, तो इसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता जो होती है घटती है। क्या होती है? घटती है। ए नंबर से होगा घटती है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्न में क्या? निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो ये 10⁻³ से 10⁻³ से 10⁻⁻4 cm के बराबर होता है। तो यह 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह जो अयस्क है आपको लोहा का अयस्क है। किसका? लोहा का अयस्क है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे रोमन बिरटोल भी कहा जाता है? कहते हैं से वो कौन है जिसे रोमन बिरटोल भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हराकशिस। क्या है? हराकशिस। तो हराकशिस को
फेरस सल्फेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरस सल्फेट भी कहा जाता है। नीला थोथा, नीला थोथा जो है इसे कोबाल्ट सल्फेट का नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है और लाल थोथा को कोबाल्ट सल्फेट कहा जाता है, जबकि उजला थोथा को उजला थोथा को आपको जिंक सल्फेट कहा जाता है। क्या? जिंक सल्फेट कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। तो नोबल का तेल जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है। सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। ए नंबर से आंसर होगा फ्लोरीन। आगे कहता है जीव द्रव सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हर्टविग। कौन? हर्टविग। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रिका जो होता है अनुपस्थित होता है, ये सत्य है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको गोल्जी काय को। किसे? गोल्जी काय को कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। तो जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रोन कहा जाता है। क्या? सिस्ट्रोन कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। तो ये आपको 19:81 होता है। कितना? 19:81 होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग जो होता है किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो तांबा की कमी के कारण नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग होता है, तांबा की कमी से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघ पोरीफेरा जो है इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में ही पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग में के प्राणी है। मेढक जो है किस वर्ग के प्राणी है ये आपको बताना है। तो मेढक जो है आपको एम्फीबिया वर्ग। क्या है? एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जिबरेलिन्स के छिड़काव से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में सभी कथन सही दिया गया है। डी नंबर सही आंसर है। आप इसे पॉज करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो आइए जो सत्य है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सत्य इसमें एक दिया गया है दाब जो है अदिश राशि है, ये सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा कार्य का विमीय सूत्र ml/2 T⁻⁻2 होता है। तो ये 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है। कहता है घर्षण बल के अधीन जो कार्य किया जाता है वह क्या होता है। तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बी नंबर से आंसर ऋणात्मक। अब कहता है भूअस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका गलत कथन जो दिया गया है ये है इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह गलत दिया गया है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर नहीं बल्कि इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब सही दिया गया है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा क्योंकि हमको गलत ही ढूंढना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो जो सत्य है इसे हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सत्य जो है आपको ये दूसरा है कौन, जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो यह सही है। उसके बाद विद्युत धारा क्या है, जब समांतर
चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगता है। तो 2 और 3 सही है, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा m बराबर 1 + d/f। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए इसे भी देखते हैं। एक तरफ यंत्र है और उस यंत्र से क्या मापा जाता है, दूसरे सूची में वह दिया गया तो उसे मिलाना है। कहता इंटरफेरोमीटर से समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापा जाता है। तो ये यस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ यस कौन सा है, तो देखिए 2 में यस है, बी और डी में, तो आपको ए और सी दोनों नहीं होगा, बी और सी में से कोई होगा। अब दूसरा देखिए पोटेशियोमीटर, क्या है पोटेशियोमीटर, तो पोटेशियोमीटर से विद्युत विभवांतर मापा जाता है, विद्युत विभवांतर, तो आपको यहाँ 2 का क्यू हो जाएगा। दूसरा देखिए क्यू किस में है, तो देखिए क्यू आपको डी में है, तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कैलोरीमीटर से आपको विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता मापी जाती है, तो ये आपको आर हो जाएगा। अब बाकी आपको रूलर लंबाई हो जाएगा। यहाँ से आंसर डी हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित भी करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन। क्या है परावर्तन। अब ये जो है आपको मैथ दिया गया, इसमें कहता है 21, 18, 15 ये श्रेणी क्रम में दिया गया है, तो -81 तक में कितना होगा। तो इसका आंसर जो आपको देखिए होता क्या है, 81 जिसको निकालना होगा आपको 81 को n मान लीजिएगा। 81 में पूछ नहीं रहा है, तो 81 में पूछ रहा है तो इसको n मान लीजिएगा। उसके बाद आपको 21 जो है ए हो जाएगा, और दोनों के बीच का जो अंतर होगा डिस्टेंस वो 3 होगा, तो ये आपको हो जाएगा। तो आपको n बराबर जो है आपको एक मिनट साफ करके लिख देते हैं, n बराबर हो जाएगा a + n-1 गुना जो आपको अंतर निकाले हैं डिस्टेंस 3 है, तो आपको यहाँ 3 हो जाएगा। तो इस पर बैठा कर आप हल कर लीजिएगा। आंसर यहाँ 35वां होगा, ए नंबर इसका सही आंसर होगा 35वां। अब चलिए ये मैथ है, तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इसका 97 का आंसर जो है ये हम आपको बता देते हैं, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, और 98 का सही आंसर हो जाएगा आपको बी 62 किलोमीटर। और 99 जो है 99 का सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर 300 रुपया। और 100 जो है 100 का आंसर हो जाएगा आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो इस प्रकार आज का जो टेस्ट है ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू तक प्रत्येक दिन जरूर देखा कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।